मैं तोहमत लगा रहा हूँ, एक को इल्जाम दे रहा हूँ, या सिर्फ क्या कर रहा हूँ मैं? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी अगर बहस के अंदर थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी आ जाए, मकसद आ जाए, कोई हल की तरफ आ जाए, कोई रियासत और अवाम का कोई फायदा सोचना शुरू कर दें, तो शायद मुश्किलात आसान हो सकती हैं। मेरी एक बड़ी, मैं तो बहुत सबसे कमतर आप लोगों में से हूं, जो कि जितने लोग आप काबिल लोग बुलाती हैं यहाँ पर, उन सब के अंदर से मेरा तो कोई वो जगह ही नहीं बनती। लेकिन बाहर सूरत, छोटी सी बात जो समझ आती है थोड़ी बहुत इतने सालों के बाद, और 70 साल की 71 साल की मैं बात नहीं करता, उसकी वजह यह है कि फिर वो सार साहब कहते हैं कि हमें तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। लेकिन देखिए, सियासी नहीं नहीं, आपको नहीं इस्तेहकाम कहता, और सियासी आपको मफाहमत नहीं कहता। दोनों ही लाजिम है। हाँ, मैं, मुझे पता है, मुझे नहीं पता, मुझे मुझे एक नहीं कहते, लेकिन वो यहाँ से फिर उल्टी इनडायरेक्टली मेरे पास भी आ जाती है। सियासी, वो हसन वो भाई तो को अब बोलने तो मुझे कोलैटरल उल्टी डैमेज तो हो लगती ही है बात। जाता है ना। अच्छा, सियासी सियासी कोलैटरल डैमेज है। सियासी 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 इस्तेहकाम और सियासी मफाहमत इस वक्त पाकिस्तान की जिन मुश्किलों में घुरा हुआ है, बेहद और बेइंतहा जरूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन सियासी इंसाफ भी उतना ही जरूरी है, और सियासी इंसाफ के साथ सियासी ब्लैकमेल ना होना भी उतना ही जरूरी है। दुरुस्त। जुर्म जब सरजद होता है तो हर जुर्म हमेशा रियासत के खिलाफ सरजद होता है, और रियासत के खिलाफ किया हुआ जुर्म जो है उसको हम इतना ढीला नहीं ले सकते कि उसको एक निगोशिएशन का, एक जिसे कहते हैं कि एक चीज बना दें, कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे। उस जुर्म को एक काबिल एतमाद इंसाफ के निजाम ने रिजॉल्व करना है, वो है भी जुर्म या नहीं है। तो अगर हम ये 2-4 कदम उठा लेते हैं तो फिर हमारे मसाइल के अंदर कम से कम 70% तक आसानी आ सकती है। शायद यही बातें बहुत सारी साइडें अपने अपने तौर पे करती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो मुफाहमत और हम जो आपस में बातचीत, चाहे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कह लो, कुछ कह लो, जो भी बात करना चाहते हैं आपस में, ये हम आपस में अशराफिया, ये जो सियासी इलीट है, सियासी इलीट, सियासी हमारे अशरफा हैं, ये आपस में बैठे कहते हैं कि आओ आके मुआहदा कर लो, मुकमका कर लो। नहीं, अगर इसको तब्दील कर दें और ये कह दें कि असल में हमारी जिम्मेदारी में दो चीजें आ जाती हैं जब हम हुकूमत और अपोजिशन में बैठते हैं या पार्लियामेंट में बैठते हैं, एक रियासत होती है और एक अवाम होते हैं। हम जिम्मेदारी लेके आते हैं रियासत की और अवाम की। ये रियासत को इन्होंने दुश्मन बना के रख दिया, तो रियासत को दुश्मन नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी आपके पास आ जाती है। आपने रियासत का भी भला करना है, आपने अवाम का भी भला करना है। हमारी अशराफिया सिर्फ अपना भला करती है। अगर हम एक बुनियादी नुक्ता अपनी गवर्नेंस का, मकासद का, जो दुनिया के अंदर जमहूरियत का निज़ाम है या जो भी किसी भी तरीके से नेशन स्टेट को लेकर चलने का तरीका है, वो यही है कि आपने दोनों की जिम्मेदारी लेनी है। रियासत को आप दुश्मन नहीं गर्दान सकते, और अगर ऐसी बात है तो रियासत को एग्जेक्टिव या नीचे ही रखा हुआ है और रखा जाता है। हाँ, अगर एग्जेक्टिव इतनी कमजोर हो जाए, इतनी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो वो जो कोई रियासत का एक टुकड़ा इतना आपके ऊपर हावी हो जाएगा कि लगेगा कि शायद वही रियासत है। ये है हमारे बुनियादी तौर पर। तो हाँ, मैं एग्री करता हूं, लेकिन सियासी फाहम और तफहीम के लिए सियासी इंसाफ जरूर होना चाहिए, और हमें लेकिन सियासी ब्लैकमेल की हम कभी भी इजाजत नहीं दे सकते। अगर मामलात को अदालतों के जरिए इंसाफ के तकाजों के हिसाब से हल करने दिया जाए तो हम पाकिस्तान आगे जा सकता है। हमारे साथ और बड़े मसले हैं आगे रिजॉल्व करने वाले। अगर हम इन्हीं अपने गिव एंड टेक के अंदर लगे रहे, नेगोशिएशंस के अंदर, तो फिर हम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को, रियासत सबकी सांझी है, ये हम सबकी है, इस रियासत का ध्यान करना हम सबका ख्याल है। रियासत दुश्मन नहीं है और ये अवाम भी दुश्मन नहीं है। रियासत का ख्याल करें और अवाम का ख्याल करें, फिर आपकी हुकूमत साजी और गवर्नेंस आगे की तरफ जा सकती है। ज़ैगन साहब, हुकूमत की तरफ से अगर पॉलिटिकल डायलॉग की बात की जा रही है तो मुज़ाकरात के लिए हमेशा ही बानी पीटीआई की जो अप्रोच रही, गैर लचकदार रवैये, उस पर तनकीद भी होती रही और सवालात भी उठाए जाते रहे। मगर अब जो असद कैसर साहब का जैसे मुतालबा, और हमने जैसे रखा कि गिलानी साहब और अगर एहसन इकबाल एक बात कह रहे हैं तो फिर तारड़ साहब और पंजाब हुकूमत क्या कह रही, मुतालबात कितने काबिल अमल हैं, और क्या जो पीटीआई जहां मांग रही है दुरुस्त जगह मांग रही है? देखिए, असद कैसर का आपने बयान बताया, असद कैसर ने तो बहुत माकूल बात की। असद कैसर बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर आप बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो फिर CBMs करें, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लें, ऐसे स्टेप्स लें जिससे कुछ एतमाद साधी हो। हमेशा यही होता है, जब झगड़ा हो और गुफ्तगू की तरफ आप जाना चाहते हैं तो कुछ एतमाद साजी का माहौल पैदा करते हैं। यानी जो पिटाई लगा रहे हैं आप उनके लोगों की बिला वजह, जिस तरह पुलिस उनके पीछे आ रही है, ये कुछ छुपी बात तो नहीं है, ये तो उनकी बात है, बिल्कुल ठीक। टेंशन कम करना, एतमाद बहाल करना जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या असद कैसर के पास ये मैंडेट है भी? असद कैसर तो उन 3 लोगों में से नहीं है
जिनको इमरान खान ने गुफ्तगू का मैंडेट दिया है। वो तो उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज हैं। तो इतनी बड़ी बात अगर वो कह रहे हैं कि पार्टी की जो स्टेटेड पोजीशन है, जो बाकी सब पार्टी के लोग कह रहे हैं, जो अडियाला में मिलकर जो लीडर्स आते हैं, जो वो पैगाम पहुंचाते हैं, और जिन्होंने बात करनी है, जिनको मैंडेट दिया गया है, वो क्या कह रहे हैं? वो पेश की शराइत बड़ी वाज़ेह तौर पे रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का जो मामला है उसको पहले आप सेटल करें, हमारी सीटें हमें वापस करें फॉर्म 45 के मुताबिक। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मुकदमों की जो मामलात हैं वो वापस लें। अब ये बात जाहिर है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मुकदमात जो हैं जिन पर बनते हैं उन पे चला लें, लेकिन मुकदमात की वो बात कर रहे हैं। अब इनसे हटकर अगर सिर्फ बात सीबीएम्स पर आती है तो फिर तो ये बात उन लोगों की तरफ से आना चाहिए जिन्हें मैंडेट दिया गया है। ये बात इमरान खान की तरफ से आनी चाहिए, लेकिन वहां से नहीं आ रही। तो पहले तो असद कैसर साहब के हवाले से भी ये सवाल होगा। लेकिन जहां तक हुकूमत की बात है, मुझे बिल्कुल नहीं नजर आता कि उनकी भी कोई नीयत है। उनको अल्लाह ने एक मौका दिया है, एक ऐसा मुखालिफ जिसको वो किसी तौर पर नहीं संभाल सकते, जो उससे बड़ी पार्टी बन चुकी है, उससे नहीं निमट सकते। उन्होंने शुक्र किया हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई का झगड़ा चल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ही इसका रगड़ा लगा ले। वो खुशी खुशी साथ हैं, बल्कि 2 कदम आगे हैं, दमाले डाल रहे हैं, सख्त तरीन बयानात दे रहे हैं, कानून साजियां कर रहे हैं, जो जो एक्शंस किए जा सकते हैं पीटीआई का रगड़ा लगाने के लिए वो कर रहे हैं, अगरचे वो इंतहाई हमाकत कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा जब भी होता है, कोई पार्टी तबाह नहीं होती, उनकी पार्टियां भी तबाह नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी ने भी बाउंस बैक किया था, मुस्लिम लीग नवाज ने भी बाउंस बैक किया था। जो हुकूमत ऐसे काम कर रही होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे काम कर रही होती है, वो खुद को नुकसान पहुंचा रही होती है, अवाम में अपनी मकबूलियत कम कर रही होती है। अब असल चीज है एलिफेंट इन द रूम। पीटीआई ये समझती है कि झगड़ा तो है एस्टेब्लिशमेंट से, जो हम चाहते हैं वो दे तो सकती है एस्टैब्लिशमेंट। और ये जो पार्टियां इस वक्त पीडीएम की पार्टियां, ये तो बनी हुई हैं एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम। तो इनसे बात क्यों करें? ये उनका ख्याल है, जो मेरे ख्याल में गलत है। इसलिए कि सियासी जमातों को हर सूरत में आपस में बात करनी चाहिए, रास्ते निकालने चाहिए, बातों पर सख्त शराइत नहीं करनी चाहिए। वो अपने मुजाहरे भी करें, जो करना चाहते हैं वो भी करें, वो जिस तरह असेंबली को यूज कर रहे हैं वो भी करें, लेकिन गुफ्तगू के दरवाजे वो भी खोलें। और साथ साथ जिस तरह की सख्तियां की जा रही हैं वो भी बिला जवाज है, वो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को आप पॉलिटिकल सफियर से निकाल कर सियासी बहरान को हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़लम साहब, आप समझते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व की तरफ जाएगा, या पहले आप में जो ऊपर अफसार साहब ने बात की इस्लामाबाद को लेके कि कुछ ना कुछ जरूर और बहुत ही एक गैर यकीनी की सूरत हाल, तो कहीं ट्रेन ही ना छूट जाए इन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों? मुझे बहुत खतरा महसूस होता है। और खतरे की एक वजह जो है, जो 9 मई से भी थोड़ा रिलेटेड है, वो ये है कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट और फौज में फर्क नहीं कर रही। ये फर्क हर सियासी जमात को करना चाहिए। फौज पर एज एन इंस्टीट्यूशन हमला नहीं करना चाहिए, यलगार नहीं करनी चाहिए, ये फर्क रखना चाहिए। अभी अगर आप देखें तो जिस तरीके से पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, पीटीआई के लीडर हैं, बरह रास्त फौज के इंस्टीट्यूशन के साथ झगड़ा कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उससे मामलात बिगड़ रहे हैं, हाथ से निकल रहे हैं। फौज के इंस्टीट्यूशन से झगड़ा ना करें, इससे मुज़ाकरात के माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। ये वो सीबीएम है जो पीटीआई को भी लेने की जरूरत है। इस तरह के नैरेटिव के साथ, इस तरह के झगड़े के साथ, इस तरह के अटैक के साथ सुलह की तरफ बढ़ने की बात नहीं हो सकती। इसी बुनियाद पर साहब, अगर मुख्तसरन मैं आपसे पूछूं, ये जो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े ट्रेंड्स और ट्रोल्स किए जा रहे हैं इदारों को लेकर, क्या आपके ख्याल में ये भी जेल से अहकामात आ रहे होंगे? मैं नहीं समझता कि ये जेल से अहकामात के बगैर इस तरह के ट्रेंड आ सकते हैं, इस तरह के नैरेटिव बिल्ड किए जा सकते हैं। इमरान खान जब वजीर आजम भी थे तो नैरेटिव को वो खुद कंट्रोल करते थे। जो लार्जर नैरेटिव है, जाहिर है अब किस तरह की ट्वीट करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, वो अपनी जगह।
लेकिन जो लार्जर नैरेटिव होता है कि किस डायरेक्शन में बात करनी है, वो हमेशा इमरान खान सेट करते हैं। नैरेटिव के वही एक्सपर्ट हैं। इन लोगों की ना तो मजाल है, ना इनको अथॉरिटी है, और ना इनके पास इस चीज की सलाहियत है इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करके इस तरह की कैंपेन चला सके। ठीक हो गया। एक ब्रेक पे इंक्लूड यूं करेंगे कि दोनों जानिबी की शिकस्त रेखत रुकती है, मुदाफती निज़ाम अपग्रेड होता है और तेजाबियत से निजात मिलती है। पाकिस्तान और भारत समेत इस वक्त जनूबी एशिया के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हीट वेव्स यानी शदीद गर्मी की लहरों ने पाकिस्तान के तकरीबन तमाम हिस्सों और शुमाली भारत के करोड़ों अफराद को परेशान कर रखा है। शदीद गर्मी बायस लोग सर में शदीद दर्द, मैदे की तकलीफ, तय मतली, पट्टों के खिंचाव, हैजा और इसहाल की शिकायत के साथ अस्पतालों और क्लिनिक्स का रुख कर रहे हैं। बहुत से लोग हीट वेव के दौरान खुद को संभाल नहीं पाते और गिर जाते हैं। कुछ लोग बैठे बैठे बेहाल और बेहोश हो जाते हैं। ऐसे में एक बुनियादी सवाल यह है कि क्या हीट वेव से सिर्फ नुकसान पहुंचता है? माहिरीन कहते हैं ऐसा नहीं है। बहुत से मामलात में हीट वेव्स जिस्म के लिए इंतहाई कारगर भी साबित होती हैं। मारूफ भारतीय जरीदे इंडिया टुडे ने एक खुसूसी रिपोर्ट में बताया कि हीट वेव के दौरान जिस्म का मुदाफती निज़ाम मजबूत भी होता है और तेजाबियत का खात्मा भी होता है। बुलंद दर्जा हरारत जिस्म में खुलियों की टूट फूट का अमल रोकता है। हीट वेव से जिस्म को नुकसान बिलुमूम उस वक्त पहुंचता है जब कोई एहतियात ना बरते। घटन ज़दा माहौल में रहने और बरहना सर घर से बाहर निकलने की सूरत में हीट वेव मुहलिक भी साबित हो सकती है। माहिरीन कहते हैं हीट वेव भी हमारे माहौल और निज़ाम का हिस्सा है, इसलिए उसके मनफी और मुस्बत दोनों पहलू हैं। अगर पूरी तैयारी के साथ हीट वेव का सामना किया जाए, माहौल को साफ सुथरा रखा जाए और धूप में बल्ला ज़रूरत निकलने और भटकने से गुरेज किया जाए तो पट्टों का खिंचाव दूर हो सकता है, मुदाफती निज़ाम बेहतर हो सकता है, खुलियों को पहुंचने वाला नुकसान कम हो सकता है और तेजाबियत से बहुत हद तक निजात भी मिल सकती है। भारत के 3 सुदूर के मुआलिज रहने वाले पद्मश्री याफ्ता दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन डॉक्टर मोहसिन वली कहते हैं कि शदीद गर्मी के दौरान सबसे ज़रूरी है पानी की कमी ना होने देना। धूप में निकलना पड़े तो साए में आते ही पानी की कमी पूरी करनी चाहिए। अगर धूप में मुस्तकिल काम करना पड़े तो पहले किसी तिब्बी माहिर से मशावरत कर ली जाए। डॉक्टर मोहसिन वली कहते हैं कि शदीद सर्दी में हमारा जिस्म कोल्ड शॉक प्रोटीन्स और शदीद गर्मी में हीट शॉक प्रोटीन्स पैदा करता है। इन प्रोटीन्स के बनने से मुआफ़ती निज़ाम बेहतर होता है। ये प्रोटीन्स इस बात को यकीनी बनाती हैं कि खुलियों को जिस वक्त मौत आनी चाहिए उस वक्त मौत आनी ही चाहिए। जिस्म सरतान ज़दा हो तो ये अमल बेकाबू हो जाता है। ये नुक्ता ज़हन नशीन रहे कि मौसम की शिद्दत खुलियों की तश्कील में भी मुआवनत करती है। इसके नतीजे में हमारा मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है और यूं जिस्म को दबाव से निजात मिलती है। ये पूरा अमल ज़हन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में डॉक्टर मिखाइल पोरोमानको, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और डॉक्टर अनुपमा सरदाना की माहिराना आरा भी शामिल हैं।